सभी परीक्षार्थियों को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का ज्ञानशाला प्रकोष्ठ की ओर से स्वागत करती हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में हम सेशन का प्रारंभ करें उसके पहले गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदना और नमस्कार महामंत्र से हम इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। एषो पञ्चनमुपकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की हमारी जो कक्षा है उसका विषय है, आप करीबन 1 महीने से ये सारी प्रिपरेटरी क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं। अब हम प्राय 2-3 सेशंस और शायद बचे हैं और बहुत ही अच्छी संख्या में आप सभी ने इन सेशंस को अटेंड किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे सेशंस लाभप्रद रहे होंगे। आज का जो सेशन है वो, अगर आप विज्ञ के सिलेबस को देखें तो अंत में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, बाल्यावस्था का विकास, जिसके अंतर्गत हम मानव विकास की इस महत्वपूर्ण अवस्था जिसमें बालकों का समग्र विकास होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब इसके बारे में पहले हम जानना जानना क्यों चाहिए या उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है, ये पहले हम समझ लेते हैं। आप यदि देखेंगे तो हमारे ज्ञानशालाओं में जो आयु वर्ग है, जो हमारे कस्टमर्स हैं या जिन्हें हम पढ़ाते हैं, उनकी आयु वर्ष है 4 से 14 वर्ष। ठीक है, तो ये जो बाल्यावस्था के अंतर्गत ये आयु सीमाएं आती है, तो इसके अंदर उन बच्चों का विकास कैसे होता है, ये हम इस विषय में जानेंगे। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही एक साधारण सा उदाहरण है। जब हम शादी करके एक नए घर में आए थे, एक नए परिवेश में आए थे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है कि हम घर के सभी लोगों की प्रकृति को जानें, कौन किसका नेचर कैसा है, और उस अनुसार उस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार होता है ताकि घर में समता रहे, सम बना रहे। ठीक है, तो जिस तरह से हम जिनके साथ रहते हैं या जिनके विकास का जिम्मा हमारे ऊपर है, हम उनकी प्रकृति को अगर जान लेते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, भावनात्मक इत्यादि विकास का क्या दर्जा है, किस तरह से हो रहा है, यदि हम इस बात को जान लेते हैं, तो हमारा कार्य, हमारा उनके साथ जो इंटरेक्शन है, वो बहुत अच्छा और सुदृढ़ हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि ज्ञानशाला में जो बच्चे हमारे समक्ष आते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको हम ज्ञान दे, ज्ञान के साथ साथ उन्हें संस्कार दे। ठीक है, तो वो किस तरह की भाषा अच्छी तरह से समझते हैं, उनके विकास की अवस्था क्या है, उनका क्या, किस तरह से वो सोचते हैं, जब हम ये जान लेंगे तो हमारा शिक्षा देने का पूरा एंगल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस परिवेश में, इस संकल्पना से इस पर्टिकुलर विषय को इस विज्ञ के सिलेबस में जाना गया है। ठीक है, विज्ञ के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेंगे। तो आज के विषय की रूपरेखा होगी, प्रस्तावना, विषय में प्रवेश, बाल्यावस्था की विशेषताएं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। बाल्यावस्था में हम शिक्षा, अगर हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञानशाला के अंतर्गत हम शिशु संस्कार बोध की शिक्षा उनको दे रहे हैं, मूल्यों की शिक्षा उनको दे रहे हैं,
तो उसके बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, और अंत में सारांश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो विकास की अलग मानव जीवन है, मतलब गर्भ धारण करने से ही मानव जीवन प्रारंभ होता है, तो वहां से लेकर मृत्यु तक जो ये लाइफ स्पैन है, उसको अगर अलग अलग अवस्थाएं कह दें या विकास की अवस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो किस तरह से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइए ये पहले जान लेते हैं। सबसे बेसिक चीज है, तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है ये विकास, और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन आता है। ठीक है, बच्चा जिस तरह से अपनी बाल्यावस्था में बर्ताव करता था, सेम उस वैसा ही बर्ताव वह बड़ा होकर 45-60 का होकर करेगा, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ बदलता है उसके जीवन में, उसके अनुभवों से उसके जीवन में उसका बर्ताव बदलता रहता है। ठीक है, तो इस विकास प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर मानव जीवन को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। शारीरिक विकास हो सकता है, संज्ञानात्मक उन्नति होती है, ज्ञान में उन्नति होती है, भावनात्मक परिपक्वता आती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, और सामाजिक संपर्क, वह किस तरह से कब कौन सी अवस्था में वह समाज के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाता है, और उस ये सारी चीजें विकास का मापदंड बनते हैं। इन इन बेसिस पे हमने विकास की अवस्थाओं को डिवाइड किया है, मानव जीवन के विकास की अवस्थाओं को डिवाइड किया है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक उन्नति या ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक परिपक्वता और सामाजिक संपर्क, ये मेन पहलू है विकास की अवस्थाओं को डिवाइड करने में। तो अब इनके चरण कौन कौन से हैं, इसको आप यदि देखें तो 6 चरणों में डिवाइड किया गया है। जन्म पूर्व, मतलब गर्भधारण से जन्म तक, इसमें आप देख सकते हैं उल्लेखनीय शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। भविष्य के विकास की नींव इनमें रखी जाती है। तो इसलिए आजकल आप देखते हैं महिला मंडल के अंतर्गत भी एक कार्यक्रम चला है, जहां पर गर्भ में शिशु को किस तरह से संस्कार दिए जा सकते हैं। तो इस इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार का व्यवहार माता का होगा, जिस प्रकार का खान पान माता का होगा, वो सारा ही उस जीव को इन्फ्लुएंस करता है, उसके विकास को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब जन्म के बाद हम आ जाते हैं शैशवावस्था में, जो है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। इसमें तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास ये होते रहते हैं। प्रमुख कौशल और क्षमताओं का विकास भी होता है। आप देखेंगे कोई बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कोई बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे होते हैं। ये सारी चीजें आपको इस 4 से 5 वर्ष की उम्र में देखने को प्राप्त हो जाती है। तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक इसको हम कहेंगे शैशवावस्था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो 6 से 12 वर्ष ये है हमारा बचपन या बाल्यावस्था। बच्चों के किशोरावस्था में प्रवेश करते समय जो महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक परिवर्तन की अपेक्षा होती है, वो होते हैं यहाँ पर बाल्यावस्था में। उनका आधार जो हम कहते हैं, नॉलेज का आधार समझ लीजिए, इमोशंस का आधार समझ लीजिए, वैल्यूज का, मॉरल वैल्यूज का आधार समझ लीजिए, ये सारा स्थापित होता है, इसकी नींव होती है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के पश्चात मानव जीवन की अगली अवस्था है किशोरावस्था। सबसे यहाँ पर युवा वयस्कों में परिपक्व होते हैं मानव, उनके शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक परिवर्तन भी चलता रहता है। बहुत ही नाजुक अवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर या तो उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं या अवनति के पथ पर अग्रसर होते हैं। किस तरह का वातावरण उनको प्राप्त होता है, किस तरह से उनकी नींव बचपन में रखी गई है, उसके आधार पर उनकी किशोरावस्था कैसी होगी, इसका निर्धारण होता है। किशोरावस्था पार करने के पश्चात जो 13 से 18 या 19 वर्ष की होती है, फिर युवा या वयस्क बन जाता है व्यक्ति, और वहां पर वह अपने करियर का डिसीजन लेता है कि मैं क्या करना चाहूंगा, किस तरह से अपनी जीविका चलाऊंगा, किस तरह से चुनौतियों का सामना करूंगा। तो ये मेजर है उसके आउटकम बेस्ड, आउटकम जिसमें दिखता है, उसकी करियर का विकास समझ लीजिए, उसका व्यक्तिगत विकास समझ लीजिए, उसके परिवार में उसका आकलन कैसे होता है, उसकी गरिमा समझ लीजिए, महिमा समझ लीजिए, व्यक्ति का
जो मेन प्रोडक्टिबल फेस होता है वह है युवा वयस्कता। ठीक है, उसके बाद आती है वयस्कता, 45 वर्ष से मृत्यु तक। मतलब यहाँ पर निरंतर व्यक्तिगत विकास और बाद में जो भी जीवन में चुनौतियां और परिवर्तनों को उन्होंने समझा है, अनुभव किया है, उसके आधार पर वे अपना आगे का जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर उनको अपने जीवन में उनको यहाँ पर उनको व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक महसूस होती है कि कहीं पर हम समाज में हम जुड़े रहें, कहीं पर हम जो भी हमने सीखा है वो हम वापस समाज को दे सके हैं। तो ये जो भावनाएं आती है ये प्राय प्राय हम देखते हैं 45 वर्ष के ऊपर में। क्योंकि जब वो वयस्क होते हैं तब क्या होता है कि सारी जिम्मेदारियां होती है, तो वो इस जिम्मेदारियों में इतना समय नहीं निकाल पाते प्राय प्राय। आजकल तो आप देखते हैं कन्या मंडल, किशोर मंडल, इनकी जो एनर्जी है उनको चैनलाइज करने के लिए हमारे धर्म संघ के अंतर्गत बहुत सी सभा संस्थाएं हैं जो इनका ख्याल रखती है ताकि ये भटके नहीं। ठीक है, लेकिन ये प्राय प्राय देखा जाता है कि 45 वर्ष के ऊपर होने के बाद में फिर हम पर कल्याण इत्यादि पर ज्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी 6 विकास अवस्थाएं, मानव जीवन की 6 विकास की अवस्थाएं। जन्म पूर्व, फिर शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, युवा वयस्कता और वयस्कता। अब आप देखेंगे तो हमारा जो 4 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है ज्ञानशाला का, वह प्राय प्राय मेजरली बैठता है तीसरी अवस्था में, बाल्यावस्था में। 1 साल शैशवावस्था का भी आता है और 2 साल हमारे किशोरावस्था का भी उसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर मेजर फोकस हमारा होता है बाल्यावस्था पर। हमारे ज्यादा करके सारे बच्चे इस एज ग्रुप के हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ये जो बाल्यावस्था है या शैशवावस्था है, उसे हमें जानना चाहिए कि इसे बहुत से साइंटिस्ट प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से प्रारंभ होता है। इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बालक बहुत फुर्तीले होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद, मौज मस्ती में मशगूल रहते हैं। रॉस रॉस नामक साइकोलॉजिस्ट ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा है, सूडो मैच्योरिटी। आप देखते होंगे इस अवस्था में बहुत से बच्चे जब खेलते हैं ना, तो वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी टीचर को इमिटेट करते हैं, टीचर की तरह। जैसे वो स्कूल में टीचर को देखते हैं उस तरह से आकर घर में खेल खेल में वह करते हैं, या फिर किचन में खाना बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से वो इमिटेशन का जो होता है, उन्हें लगता है हम भी उनकी तरह बड़े बन गए हैं। तो उसे, लेकिन वो पूरे बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए उनको कहते हैं मिथ्या परिपक्वता, सुडो मैच्योरिटी का काल भी कहा जाता है। पॉल तथा ब्रूस ने भी इसे जीवन के अनोखे काल से के नाम से पुकारा है। और ये स्वर्णिम काल मानती हूं मैं जीवन का, जहां पर इतने स्ट्रेस और इतने टेंशन्स नहीं होते। आजकल तो डेफिनेटली बढ़ गए हैं, लेकिन प्राय प्राय इस काल को लाइफ में सभी एंजॉय करते हैं। ठीक है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन भी होता है, क्योंकि बच्चे के बहुत से चेंजेस भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये उनके अकॉर्डिंग उनको समझना कि उनको किस बात पे गुस्सा आया है, या उन्हें क्या बात अच्छी नहीं लगी है, या वो उनकी संगत कैसी है उसका कुछ असर उन पर हो रहा है, इत्यादि इत्यादि बातें, बहुत सी बातें होती है जहां पर अपेक्षा है कि बाल्यावस्था में माता पिता भी उन्हें समझे। और क्योंकि हम भी इसी अवस्था के बालकों के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हमें भी आवश्यकता है कि हम इन इस अवस्था के विशेषताओं और उन विशेषताओं को जानने के बाद किस तरह हमें इसे एक्सप्लॉइट करना है हमारी ज्ञानशाला में ज्ञान देने के लिए। तो आज हमारा ये सारा फोकस इन बातों पर रहेगा। तो विकास का मापदंड विशिष्ट, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है कि प्रत्येक चरण में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट परिवर्तनों से चिन्हित होता है और जो व्यक्ति के व्यक्तित्व और विशेषताओं को आकार देते हैं। विकासात्मक चरणों की समग्र समझ होनी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उनके स्वस्थ विकास और कल्याण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें उनके विकासात्मक चरणों की समग्र समझ होनी चाहिए। और अनुकूलित समर्थन और मार्गदर्शन, अगर हम उनकी अवस्थाओं को जानेंगे, उनके अंदर होने वाले चेंजेस को समझ लेंगे, तो डेफिनेटली हम उनके अनुसार हमारी शिक्षा पद्धति को भी बदल सकते हैं
और उनको उचित मार्गदर्शन समय समय पर दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास बाल्यावस्था की परिभाषा हमें पर्याप्त रूप से प्राप्त हो गई है। शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था है। एज ग्रुप है 6 years to 12 years। यह मानव विकास की वह महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक पक्षों का समग्र विकास होता है। ठीक है। शारीरिक और अब कुछ बाल्यावस्था की विशेषताएं हम देख लेते हैं। अगर मैं आपको समग्र विशेषताओं के बारे में बताना चाहूं तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। आपके जो चैप्टर है उसमें भी 15 विशेषताएं दी गई है। तो हम इनको एक एक करके थोड़ी और डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन अगर एक स्लाइड में डालना है तो शारीरिक और मानसिक विकास की गति थोड़ी मंद होती है। ठीक है। आप देखेंगे एकदम जब वो 10 11 वर्ष 12 वर्ष की आयु में आते हैं तो सडनली उनकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, तो ये बाद में का है। तब तक थोड़ा सा मंद गति से उनका विकास होता रहता है। आत्मनिर्भरता, वो स्वयं का काम करना चाहते हैं। ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं ये अपने हाथों से करूं, किसी की हेल्प नहीं लूं। ठीक है। जिज्ञासा प्रवृत्ति, ये क्यों है, ये ऐसा ही क्यों करना है, या इस तरीके से ही क्यों करना है, इस तरह के प्रश्न, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उनमें रहती है। मानसिक योग्यताओं में भी वृद्धि होती रहती है। आप देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं आजकल, स्कूलों के पोर्शन भी आप देख लें, बहुत बहुत एडवांस पोर्शंस बच्चे बहुत कम एज में सीख लेते हैं। रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है, ये तो आपने अपनी अपनी ज्ञानशालाओं में भी देखा होगा। जब कभी आप कंपटीशन रखते हैं तो बहुत उत्साह से वो भाग लेते हैं। सामाजिक गुणों का विकास होता है। व्यक्तियों के साथ रहना, किस तरह से उनके साथ हम व्यवहार करें, बड़े बड़े ग्रुप्स में कैसे खेलें। आप देखेंगे प्राय वो खेलते हैं तो ग्रुप गेम्स में ज्यादा इंजॉय करते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति रहती है। आप देखेंगे बहुत बार बच्चे होते हैं जो कॉइन कलेक्शन करते हैं, या चित्रकलाओं, अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, या टिकट्स कलेक्ट करते हैं, या अगर वो किसी जगह पे जाते हैं तो वहां के फोटोज का संग्रह करके रखते हैं, पोस्ट कार्ड्स। अभी तो प्राय अब तो ये प्रवृत्ति थोड़ी कम हो गई है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो सब कुछ आपके लैपटॉप और मोबाइल पर रहता है। लेकिन प्राय पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे तो बच्चे इनको संग्रहित करते थे। आजकल भी बच्चे फोटोज को अपने लैपटॉप और यूट्यूब और मोबाइल पर भी अपने संग्रह में रखते हैं। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, टीचर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, मम्मी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, पिताजी को, दादाजी को, दादी जी को। ठीक है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। ये जब बढ़ेगी जब वह नेक्स्ट अवस्था में जाते हैं। ठीक है। वास्तविक जगत का ज्ञान करने का, ये पत्ते, झाड़ इतना क्यों बड़ा होता है और दूसरा झाड़ छोटा क्यों है। ठीक है। सूरज यहाँ से ही क्यों उगता है, ये प्राय प्राय प्रश्न होते हैं बच्चों के। ठीक है। वो जानना चाहते हैं कि ये क्यों है, वास्तविक जगत का ये जो संरचना है विश्व की, वो ऐसी क्यों है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता रहती है। मैंने कहा टीम गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। रुचियों में परिवर्तन होता रहता है। यदि आप बच्चों को पूछते हैं, बहुत बहुत ही छोटी आयु के, जैसे 6 7 वर्ष की आयु में अगर आप बच्चों को पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उनको उस समय इतना इतना ज्ञान इतना नहीं बढ़ा है। ठीक है। तो वो जो उनके समक्ष रहते हैं उनको ही इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बार कुछ ऐसी चीजें बताते हैं कि मैं या तो टीचर बनना चाहूंगी, फिर आप 1 2 साल के बाद फिर वापस पूछ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि वो कुछ और अलग बनना चाहते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे उनका दायरा बढ़ता है, जैसे जैसे उनके संपर्क में आने वाले लोग बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी ये रुचि भी परिवर्तित होती रहती है। कुछ तो इनहेरेंट वृत्ति होती है। ठीक है। कुछ तो उनकी इनहेरेंट क्वालिटीज होती है जो अगर उन्हें सही मौका मिलता है तो वो बढ़ती है। ठीक है। लेकिन अगर कभी नहीं मिलता है तो जो पहले उनको बनना है वो थोड़े थोड़े दिनों में बदलता रहता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, मतलब वो लोगों के सामने प्रस्तुति देने चाहते हैं। आप भी देखते हैं बच्चों के घरों में हम अगर जाते हैं तो मम्मी वगैरह बोलते थे चलो बेटा आपने वो पोयम याद की थी, बोल के सुनाओ, या आपने लोगस पाठ याद किया है तो आप बोल के सुनाओ। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का यहाँ पर डेवलपमेंट प्रारंभ हो चुका है। नैतिक गुणों का विकास, मॉरल वैल्यूज। ओके। यहाँ पर अगर उन्हें सही सीख मिल जाती है तो डेफिनेटली बहुत ही आसानी होती है।
संवेगों पर नियंत्रण, कब मैं इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल आना प्रारंभ होता है। ठीक है, और वो भी थोड़ा लेट होता है। ठीक है, इमीडिएटली 6 साल की उम्र में आप देखेंगे अगर बच्चे जिद पर उतर जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, तो वहां पर उनका नियंत्रण नहीं है। लेकिन जैसे थोड़ा सा लेट बाल्यावस्था की बात करें तो वहां पर संवेगों पर नियंत्रण आने का प्रयत्न वह करते हैं। ठीक है। मनीषा दोषी जी ने कुछ हैंड रेस किया था, शायद कुछ आपको दिक्कत है, कुछ पूछना है? हैंड रेस का पॉप हुआ हाँ, था तो। हाँ, वो लोअर हैंड तो हो गया था आंटी। अच्छा अगर ठीक है। हाँ। अगर किसी को कोई जिज्ञासा है अब तक के सेशन में, अब तक हमने जो बातें की है उसमें अगर कोई चीज आपके समझ में ना आई हो, या आप पुनः उस बात को मुझे दोहराना है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। 1 मिनट के समय में हम ये थोड़ा सा जांच ले कि आप मेरे साथ हैं या नहीं, आपको बातें समझ में आ रही है। आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आ रही है तो सभी पी टाइप करें। ठीक है, चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। प्राय प्राय आप सभी के रिस्पॉन्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं साथ साथ में ये भी बताते जाती हूँ कि प्रश्न किस तरह से आएंगे। ठीक है। प्राय 5 या 7 8 मार्क के प्रश्न इस टॉपिक में से आते हैं। तो आप देखें तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में से आपको पूछा जा सकता है कि किसी 2 या 3 विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त विवरण बताइए, या थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर लीजिए। ठीक है। अब ये चीजें आप मुझे बताइए, अगर एक बार भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसे हमें याद करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी आपको। और आप ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी अगर देखेंगे बार बार, तो मेरे ख्याल से 2 या 3 रिकॉर्डिंग के बाद तो आप स्वयं भी इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप दे सकेंगे। ठीक है। तो एक बार मैं पुनः बता देती हूँ। 15 विशेषताएं बाल्यावस्था की बताई गई है। शारीरिक और मानसिक विकास की मंदगति, आत्मनिर्भरता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सामाजिक गुणों का विकास, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, वास्तविक जगत का ज्ञान, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, नैतिक गुणों का विकास और संवेगों पर नियंत्रण। ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में थोड़ा ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास की मंद गति। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास की गति बहुत मंद हो जाती है, इतनी नहीं होती जितनी हम आगे जब वयस्क होते हैं या युवा अवस्था में जाते हैं, तब एकदम इमीडिएट स्पॉट होता है, इमीडिएट विकास होता है। ठीक है। और अगर आप शैशवावस्था में भी देखते हैं ना, तो वहां पर भी विकास आपको बहुत इजीली नोटिसेबल विकास आपको दिखता है। बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करती है, क्योंकि यहाँ धीरे विकास हो रहा है, मंद गति से विकास हो रहा है, तो वह पूर्ण परिपूर्ण विकास होता है। जैसे जैसे वह किशोरावस्था की अग्रसर होता है वैसे उसकी चंचलता कम होने लगती है। जो बच्चा चंचल होता है वह धीरे धीरे, क्योंकि उसका मानसिक विकास भी अभी सुदृढ़ हो रहा है, इसलिए वह उसकी चंचलता कम होती है। और बालक स्वयं को परिपक्व दिखाने का प्रयास करता है। ही ट्राइज टू शो दैट ही इज मोर मेच्योर्ड नाउ। ठीक है, वो एडल्ट बन गया है। वो मेच्योरिटी लेवल आपको दिखाई देने लगती है जैसे जैसे बच्चा इस बाल्यावस्था में ऊपर बढ़ता है। इसलिए उन्होंने, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रॉस ने इसे सुडो मेच्योरिटी की संज्ञा भी दी गई है। फिर सेकंड अगर हम देखते हैं तो वह है हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बालक को जिज्ञासा प्रवृत्ति ये बहुत प्रबल होती है। आप देख लीजिए, आप ज्ञानशाला में कोई बात करते हैं, एक सेशन मैंने लिया था बच्चों के शिविर में, जहां पर मैंने काल चक्र की बात कही। तो मतलब उनके जो क्वेश्चंस आए, ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैडम हमारा, हम भी आगे के इसमें जाएंगे क्या, हम अगला आ रहा हम देखेंगे क्या। तो इस तरह के जो उनके प्रश्न हैं,
ये उनकी जिज्ञासा को किस तरह से हमें जीवित रखना है, ये हमें ध्यान रखना है एज अ टीचर। ये अत्यधिक प्रबल प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा की। और क्या होता है, जैसे जैसे ये बाल्यावस्था में बढ़ते हैं, हम टीचर्स उनकी जिज्ञासा को कम करते जाते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब हमारे पास नहीं होता, मैं नहीं कहती हूँ हमें सब पता होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता है, तो आप उस प्रश्न को सुन लीजिए और उस बच्चे से वादा कीजिए कि आप इसका उत्तर ढूंढकर अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में जरूर दें उत्तर। ठीक है? आप स्कूलों में भी देखेंगे, जब कोई बच्चा बार बार प्रश्न करता है और टीचर को पूछता है, तो बहुत बार टीचर्स का रिएक्शन होता है, तो मुझे बाद में पूछना। अब बाद में के चक्कर में उस बच्चे की जिज्ञासा वहीं पर रहती है और फिर उसे लगता है, अरे मेरी जिज्ञासा का तो कोई जवाब ही नहीं मिलता है, और इसलिए वह जिज्ञासा करना ही छोड़ देता है। और फिर हम चाहते हैं कि बच्चे जाने, नहीं जानते, उनमें जिज्ञासा ही नहीं है, तो उनको सीखने की उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता। इसलिए जिज्ञासा को प्रमोट कीजिए, जिज्ञासा को दबाइए नहीं। ठीक है? बालक अपने वातावरण में जो भी वस्तुएं देखता है अथवा जो कुछ भी सुनता है, उनके संबंध में वह तरह तरह की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। और इनके जिज्ञासु प्रश्नों का जवाब देना अध्यापक व माता पिता के लिए भी कठिन हो जाता है कभी कभी। और उनके प्रश्न होते हैं क्या, क्यों, कैसे, किस लिए आदि प्रश्नों को वह अधिक पूछते हैं और तरह तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ये कितना बड़ा गुण है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारी ज्ञानशाला में। हम इंफॉर्मेशन देने के पहले उनकी जिज्ञासा को क्यों नहीं सुने, उनसे कोई सिचुएशन देके प्रश्न करें और फिर हमें जो सिखाना है वो सिखाएं। अब जैसे मैंने आपको ये पॉइंट बताया, आपने सोचा कि किस तरह से, जब मुझे ये पता चला कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, आई एम गोइंग टू यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किड्स, एंड मैं मेरी शिक्षण की तकनीक इस तरह से उनके समक्ष प्रस्तुत करोगे। ठीक है? तो ये क्या होगा कि बच्चों को इंटरेस्ट अपने आप जागृत होगा। प्राय हमारी कंप्लेन होती है कि बच्चों को आजकल ज्ञानशाला में इंटरेस्ट नहीं आता है और इसलिए वो ज्ञानशाला में नहीं आते। ठीक है? ये कमियां, अगर हम उनकी तरफ एक उंगली दिखा रहे हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ भी है। ठीक है? तो इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और कोशिश करें कि वह हमारी ज्ञानशाला में आकर्षित बने रहे। अब देखते हैं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, एनहांस्ड मेंटल एबिलिटीज। अब इसमें अगर आप देखें एनहांस्ड मेंटल एबिलिटीज में, तो आप देखेंगे कि बाल्यावस्था में बालकों की मानसिक योग्यता में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जो बच्चे को 6 साल के बच्चे को जितना नॉलेज नहीं है, वो डेफिनेटली 10 साल के बच्चे को नॉलेज अधिक होता रहता है, वह उसमें इजाफा होते रहता है। और इसके कारण तर्क शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति का विकास भी होता है, प्रत्यक्षीकरण, दे डू एक्सपेरिमेंट्स आदि योग्यताओं में निरंतर वृद्धि होती रहती है। और ये विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में अपने विचार, अपने तर्क को प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं और इसलिए हम सबको बहुत दिक्कत होती है। वो पूछते हैं सामायिक क्यों करनी चाहिए, वो पूछते हैं माला क्यों फेरनी चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी द इमीडिएट इफेक्ट। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें उस इफेक्ट की और उन इफेक्ट के बारे में बताएं और उन्हें पेशेंट होना सिखाएं कि इसका इफेक्ट आपको 2 मिनट नूडल वाली बात नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूटी और पूरी श्रद्धा और भक्ति की बात है। ठीक है? तो इस तरह से बच्चों को हमें समझाना आवश्यक होगा। ठीक है? एक पॉइंट जो मेरा मिस हो गया था, मेरी स्लाइड से शायद वो रह नहीं पाया, वह है सेकंड पॉइंट, वो है आत्मनिर्भरता। ठीक है? आत्मनिर्भरता, यहाँ पर बच्चा, जैसे मैंने कहा, वह अपने अधिकतर कार्यों को दूसरों पर प्राय प्राय मम्मी पर डिपेंडेंट रहता है या डैडी पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो शैशवावस्था में वो सिचुएशन उसकी रहती है, शैशवावस्था में वो खुद से कुछ नहीं कर पाता है बेसिकली। लेकिन जैसे वो बाल्यावस्था में आता है, वो अपने आप को मेच्योर समझने लगता है, उसमें वो बुद्ध वृत्ति का विकास होता है और इसलिए बालक अपने अधिकतर कार्यों को स्वयं करना प्रारंभ कर देता है। स्नान करना, भोजन करना, माताओं का प्रेम है कि वो ये सब भी उनके लिए करती रहती है और बहुत वर्षों तक करती रहती है शायद, लेकिन
प्राय प्राय वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अतः इस व्यवस्था में बालक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवी विशेषता की तरफ, रचनात्मक कार्यों में रुचि, इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। वह कुछ ना कुछ क्रिएट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। वह जानना चाहते हैं, वह सोचते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करे, कुछ क्रिएटिव, कुछ चीज हमारे सामने, कुछ मॉडल बनाना है। आप देखेंगे बहुत से बच्चों को वो छोटी जो टॉय कार्स आती है वगैरह, वो उनको पूरी खोलते हैं, पूरी तरह से वापस समझते हैं, पूरी तरह से वापस बनाते हैं, लेगो टॉयज इत्यादि। बहुत इंटरेस्टिंगली वो खेलते हैं, क्योंकि उनमें ये रचनात्मक कार्यों में रुचि इस समय बढ़ती है। आप देखेंगे लड़कियां भी सिलाई बुनाई कढ़ाई रसोई आदि से संबंधित कार्यों में रुचि लेने लगती है। लड़के कागज लकड़ी आदि वस्तुओं से कुछ बनाने जैसे खेलों में रुचि लेने लगते हैं। ये प्राय बहुत पहले की पुस्तक लिखी हुई होगी इन ऑथर की, लेकिन मैं मानती हूँ आजकल दोनों ही लड़के और लड़कियां सभी तरह के कार्यों में इंटरेस्ट दिखाते हैं जहां पर रचनात्मक कार्य होता है। इस अवस्था में हम बच्चों को प्राय कागज की पतंग, किश्ती, टोपी या अन्य खेल सामग्री बनाते हुए देख सकते हैं, और ये सब कार्य उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये इतनी अच्छी उनकी बाल्यावस्था की कैरेक्टरिस्टिक के विशेषता है, और हम इसे बहुत इजीली हमारे ज्ञानशाला के अध्ययन में इस चीज को यूज कर सकते हैं। हम उनसे मॉडल्स बनवा सकते हैं। ठीक है, किसी पाठ को सोचिए, किस पाठ में आप उनके इस विशेषता को यूज करके आप उनका शिक्षण, मतलब इंस्टेड ऑफ एक तरफ एक तरफीय इंस्ट्रक्शन, जैसे सिर्फ टीचर सिखाए और बच्चा सुने, उसके अलावा बच्चा करे और समझाए और सुनाए, और सभी उसके क्लास के बच्चे सीखे, तो ये कितना ही अच्छा होगा, और एक अच्छी कला आपकी तकनीक बढ़ सकती है। सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। यहाँ आप देखेंगे बच्चे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना पसंद करते हैं और प्राइजेस विन करना पसंद करते हैं। तो ये, और अगर किसी उनके कोई फ्रेंड कोई पीछे रह गया, अभी पिछले ज्ञानशाला की बात बताती हूँ। हमने प्रतिक्रमण के वंदना सूत्र को प्रारंभ किया था बच्चों को सिखाना। तो कुछ दो बच्चियां वो पिछली कक्षा में एब्सेंट रही थी, तो उन्होंने किया नहीं था, तो उनको थोड़ा सा अलग बिठा दिया गया और एक टीचर उनकी वो पाठ पढ़ाई गई। तो उसमें से एक ने सीख लिया, तो उसको हमने आगे के ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया। अब जो पीछे रह गई उसकी फ्रेंड, तो उसको बोल कर गई, जो आगे ग्रुप में गई, कि जल्दी खत्म कर और मेरे साथ आ जा। ठीक है, तो ये जो सहयोग की भावना है, ये जो सामाजिक गुण जिसे कहते हैं, सोशल एग्जिस्टेंस, किस तरह से हम सुदृढ़ बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इन बाल्यावस्था में। बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में बालक जहां आत्म केंद्रित होता है, वहीं बाल्यावस्था में उसके सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है और वह स्वयं को समाज के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। उसमें सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर विसंगति भी लगेगी कि हम आजकल के बालकों को नहीं देखते, ऐसा ऐसा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कहीं पर हमारा उनसे उनको डायरेक्शन देने में हम चूक रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी एज अ प्रशिक्षक की बात नहीं कह रही हूँ, माता पिता के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी से कहीं कहीं पर कुछ कुछ विसंगतियां हमें महसूस होती है। ठीक है, संग्रह की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ एक्विजिशन, जैसे मैंने कहा बहुत से बच्चे वो जो कांच की गोलियां आती है उनको जमा करने की शौक रखते हैं, ताश के पत्ते रखते हैं, और बहुत मतलब उनको इतना प्यारा होता है कि कोई उसे छू भी ले या हाथ भी लगा ले तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये जो उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति है, ये भी हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में बहुत अधिक विकसित होती है। नायक नायिकों की तस्वीरें, हीरो हीरोइंस, पसंदीदा या फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स की तस्वीरें उनके कमरों में आप देखेंगे तो वो जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको वो आइडलाइज करते हैं, उनकी तस्वीरें आपको मिलेगी। पसंदीदा बाइक, कार के चित्र, पत्थर के टुकड़े, सीप इत्यादि, कल पुर्जों आदि को एकत्रित करने में उनकी विशेष रुचि रखते हैं। गुड़ियों का भी कलेक्शन होता है बहुत से बच्चों के पास, खिलौनों का कलेक्शन होता है। तो ये सारी जो टेंडेंसी होती है ना, यहाँ पर संग्रह करने की प्रवृत्ति, क्या हम इस संग्रह करने की प्रवृत्ति को कुछ एक नया मोड़ दे सकते हैं आध्यात्मिकता के, या हमारे ज्ञानशाला में हमारे शिक्षण को इम्प्रूव करने के लिए?
सोचिए, ये सब प्रश्नों के उत्तर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको सोचने के लिए मैं कुछ प्रश्न बीच बीच में आपको बता रही हूँ। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, इस पर भी हमने बात की है। टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, टीचर मेरे से जिस तरह कक्षा में सिखाती है, और अगर वो टीचर मेरी फेवरेट है, कहीं पर उनसे ज्यादा सहानुभूति है, कहीं पर उनसे ज्यादा आत्म कनेक्शन है, हमारा इंटरकनेक्शन बहुत अच्छा है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उनको मैं इमिटेट करने का प्रयत्न करूंगी। ठीक है, कि वो इस तरह से पढ़ाती है, इस तरह से साड़ी पहनती है, तो मैं भी इस तरह से पहनने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अगर मम्मी इस तरह से व्यवहार करती है, तो मैं भी ऐसे करूं। अगर टीचर्स इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो मुझे भी इस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है, उनके लिए तभी इतनी क्लैरिटी नहीं होती कि सही या गलत। उनके लिए जो उनके लिए रोल मॉडल बन गया है, जिसको वो प्राय देखते हैं, और जिन उनकी समझ में जो ये बातें उनके व्यवहार, उनके इंक्लिनेशन के हिसाब से उनको जो अच्छी लग जाती है, वह उनको इमिटेट करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, लड़कियां जैसे अपनी माता जैसा व्यवहार व कार्य करने का प्रयत्न करती है, लड़के अपने पिता के व्यवहार को अनुकरण करने का प्रयत्न करते हैं। और बालकों द्वारा घर घर खेलना, स्कूल स्कूल खेलना आदि क्रियाकलापों में हम अनुकरण करने की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को अपने बच्चों के सामने बहुत संभल कर रहना चाहिए। वो किस तरह का रोल मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, टीचर्स को भी, ये टीचर्स पर भी लागू होता है। ठीक है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, ये हम सभी को जानते हैं। शैशवावस्था में, बालक बाल्यावस्था में इसका इतना झुकाव नहीं होता है। जैसे ही आप देखें युवावस्था में पहुंचते हैं, ठीक है, वहां पर काम प्रवृत्ति को अधिक बल मिलता है। तो ये इनका यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन हो जाता है, क्योंकि काम प्रवृत्ति की न्यूनता है। तो इसमें सबसे अधिक एनर्जी है जो हम अच्छे कार्यों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको अच्छे ज्ञान, इमोशनल कंट्रोल प्राप्त करने में हम उसकी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक जगत का ज्ञान, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह उनकी जिज्ञासा रहती है कि हम अधिकतर चीजों के बारे में जानकारी करें, कि ये प्रदेश कहाँ है, ये देश की भाषा क्या है, इस देश की करेंसी क्या है, वहां पर कैसे लोग रहते हैं। या अगर हम उनको तीर्थंकरों के बारे में बताते हैं, तो तीर्थंकर कैसे थे, कैसे उन्होंने सारा कार्य करते थे अपने जीवन का, जैसे ऋषभ प्रभु, असीम असीत ऋषि, किस तरह से उनको एक जैसे आपने एक बात बताई, उसके ऊपर से उनके 10 प्रश्न होते हैं। तो उनको जानना होता है कि किस तरह का जगत था उस समय भी, और अब आगे भी किस तरह का जगत होने वाला है, हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो उन्हें विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है, प्राय किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाते हैं, तथा अपने अधिकतर समय समूह के सदस्यों के साथ गुजारना चाहते हैं। बालकों की रुचि भी सामूहिक खेलों में अधिक हो जाती है। वे अकेले न रहकर मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं। ये आप अपनी अपनी ज्ञानशालाओं में भी देखते होंगे। आप एक बालक को अलग बिठा के पढ़ाइए, वो कॉन्स्टेंटली पीछे इस तरफ उस तरफ देखने की कोशिश करेगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं। आप अगर उसको साथ में बिठा के पढ़ाएंगे, तो वो शायद जल्दी पढ़ेगा, बजाय इसके कि उसको अगर आप अकेला बिठा के पढ़ाएं। ठीक है, तो ये उसकी बाल्यावस्था की विशेषता है। रुचियों में परिवर्तन, ये आपको प्राय देखने को मिलेगा। स्थायित्व का अभाव होता है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है उनकी रुचियां। समूहों में बदलाव व परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार बालकों की रुचियां परिवर्तित हो जाती है। बालक जब किसी एक समूह से निकलकर दूसरे समूह में जाते हैं, तो उनकी रुचियों में भी बदलाव आ जाता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। शैशवावस्था में रहते हैं तब अपने में मस्त रहते हैं, उनको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता है। जैसे ही वो बाल्यावस्था में आते हैं, उन्हें अंतर्मुखी के होने के बजाय वे बहिर्मुखी होने लगते हैं। अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। एकांत प्रिय न रहकर दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। नैतिक गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल क्वालिटीज। शैशवावस्था में बालकों को नैतिकता का अधिक ज्ञान नहीं होता। राइट क्या, रॉन्ग क्या, ये उनको इतनी जानकारी नहीं होती है।
और दूसरों के द्वारा उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बाबा ये राइट है, ये आग है, इससे इसको हाथ लगाओगे तो जल जाएगा हाथ, या इसको हाथ नहीं लगाना है, इस चाकू छुरी को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये सारी बातें उनको निर्देशित की जाती है। बाल्यकाल में उनमें जो नैतिक गुण विकास होने लगते हैं, वे अपने व्यवहार से दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्टैंड आउट, वो अपनी एक छाप छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बालकों में विभिन्न नैतिक गुण जैसे आज्ञा पालन, ईमानदारी, अनुशासन आदि का विकास होने लगता है। आप देखेंगे बहुत से बच्चे, आप जब ज्ञानशाला में सिखाते हैं, आपको अलग अलग वैरायटी के बच्चे आपके सामने उपस्थित होते हैं। सब अलग अलग विकास के स्तर पर रहते हैं। ठीक है, और उनके विकास के स्तर को समझकर यदि हम उनको अपना अध्यापन करवाएं तो हम बहुत अधिक सफल हो पाएंगे उनमें इंटरेस्ट जगाने के लिए। ठीक है, और वो कोशिश भी करते हैं। टीचर के कोई फेवरेट्स भी होते हैं, बहुत बार ऐसी कक्षाओं में सुनने को मिलता है, बराबर। क्योंकि वो बच्चा बहुत आज्ञा पालन करता है, ईमानदार है, ठीक है, अनुशासन में रहता है। तो ये सारी चीजें उनको स्टैंड आउट करती है। एक बच्चा जो ये नहीं करता है और वो दूसरे बच्चे को बार बार देखता है और उसे प्रोत्साहित होते देखता है, तो उसे भी लगता है कि मैं भी इन चीजों को का अनुसरण करूं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से सीखते भी हैं। संवेगों पर नियंत्रण, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख सकता है। शैशवावस्था में तो बहुत कम संवेगों पर नियंत्रण रहता है, लेकिन अपने संवेगों को तत्काल परिलक्षित कर देता है। परंतु बाल्यकाल में बालक अपने संवेगों पर अधिक नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। वह अपने संवेगों को दमित करना सीख जाता है। कभी कभी सामने अगर बड़े हैं और उसे गुस्सा भी आ रहा है तो भी वह उसे अपने आप को कंट्रोल करता है, वापस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपने आप पर, अपने इमोशंस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा वो हमने देखा है बाल्यकाल की विशेषताएं। एक बार आपको मैं पुनः वह स्लाइड बता देती हूँ जहां पर हमने इनको अंकित किया है। ये है बाल्यकाल की विशेषताएं। शारीरिक और मानसिक विकास की गति मंद है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो रही है, रचनात्मक कार्यों में रुचि अधिक है, सामाजिक गुणों का विकास है, संग्रह प्रवृत्ति है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता है, एनर्जी इसलिए बहुत अधिक अवेलेबल है, वास्तविक जगत का ज्ञान करना है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, नैतिक गुणों का विकास और संवेगों पर नियंत्रण। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। हमने विशेषताओं को जान लिया। अब हम देखते हैं कि इनको हम एजुकेशन में किस तरह से, इन स्लाइड्स को मैं स्किप करूंगी, सिमिलर रिपीटिशन है इसलिए मैं स्किप करूंगी। मैंने ऑलरेडी आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। मैं स्किप करूं इसके पहले और आगे के पार्ट में प्रवेश करूं इससे पहले मैं चाहूंगी आपको जो भी विशेषता याद हो, जो भी विशेषता, आप टाइप करें चैट में। हमने भी 15 विशेषताएं देखी। जो विशेषता आपके मन में आई आप कृपया उसे चैट में टाइप करें। आप सभी शायद मेरे साथ हैं और मेरी बात को आपने सुना है। धन्यवाद प्रिया जी। संवेगों पर नियंत्रण, जिज्ञासु, आत्मनिर्भरता, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, रुचि में परिवर्तन, संग्रह करना, नैतिक गुण, पेपर क्राफ्ट, रचनात्मकता कह सकते हैं हम, मंद विकास, किसका मंद विकास, इनकम्प्लीट है, क्रिएटिव माइंड्स, यस। चलिए चलिए, बहुत कम अभी तक आए हैं मुझे। जितने हैं उन्होंने सबने पार्टिसिपेट करना है। सामाजिक गुणों का विकास, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल क्वालिटीज, शारीरिक और मानसिक के विकास, की मंद गति से विकास, ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट, संग्रह प्रवृत्ति, फाइन। चलिए, ठीक है, तो इसका अर्थ मैं ये समझू कि आपने ध्यान से सुना है और आपको इसमें से कुछ कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से याद भी हो गई है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न अब तक के जो क्लास हुई है उसमें कोई प्रश्न है तो आप मुझे, कंट्रोल ऑफ इमोशन, संवेगों पर नियंत्रण, ठीक,
अनुकरणीय, अनुकरणीयता, वेरी गुड। ठीक है, प्राय प्राय सभी चीजें आपने यहाँ पर अंकित कर दी है। इस सेशन में, अगर अब तक के सेशन में अगर आपकी कोई इसमें डिटेल हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं या बुक्स में से ही लिखना है, जी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। आप क्या अलग लिखेंगे मुझे बताइए। आपकी जो बुक की बात है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके हार्द को समझ के लिखना है। ठीक है, लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर उत्तर देना है तो लिख सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ लिख जी लीजिए, सर। चलिए। हाँ, एक दो को हम ले सकते हैं अभी, बाद में फिर सेशन के बाद ले सकेंगे। हाँ, एक दो ओजल जी। को आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। हाँ, ओजल जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। जैसे अभी आपने सब मिलके ये 15 अवस्थ, जो 15 प्रकृति है, जो स्वभाव के अवस्था 15 विशेषताएं, अवस्थ विशेषताएं विशेषता हैं है, बाल्यावस्था वो की। हाँ। हमें बताए। तब हम जैसे ज्ञानशाला लेते हैं 2 घंटे, वंस इन अ वीक। हम्म। तो हम ये सब चीजें, मतलब हम उनकी कैसे समझेंगे सिर्फ 2 ही घंटे में, कि किसको हमें कैसे टैकल करना है, कैसे उनको आगे बढ़ने के लिए कैसे विकास में लेना ये है। तो छोटा पॉइंट ये आप कुछ। जनरल, हाँ वो ये आगे का सेशन आप सुने, फिर आपका प्रश्न का आपको शायद आंसर उसी में मिल जाएगा। ओके। ओके। ठीक है। आपने इस रिलेटेड पूछा, इसलिए फिर मैंने बीच में अभी नहीं नहीं आपसे नहीं, पूछा। बराबर पूछा, आपका प्रश्न सही है। लेकिन मैं अभी उत्तर नहीं दे रही हूँ, जो आगे का पार्ट है वो उसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैं उसी सेशन के बाद अंतर्गत आपका प्रश्न का उत्तर दे दूंगी। ओके ओके, चलिए। हाँ जी। और कोई? नहीं, और कोई हैंड रेस तो नहीं है आंटी अभी। ठीक है, चलिए तो हम आगे सेशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना है और आपने प्राय प्राय सभी क्वालिटीज बता दी है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलेंगे। आप हमने कहा कि ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की में जो शिक्षा दी जाती है, ये उनके आजीवन सीखने की नींव बन जाती है। ठीक है, द वे दैट द चाइल्ड लर्न्स ड्यूरिंग दिस फेज बिकम्स हिज और हर स्टाइल फॉर द होल लाइफ टाइम। जो उसके मॉरल वैल्यूज यहाँ पर उसको मिल जाते हैं, वो हमेशा के लिए उसके साथ रहते हैं। ये समग्र विकास का पोषण होता है। बचपन बच्चे के सीखने और पढ़ने के लिए बहुत जरूरी समय है, और ये उनके विचारों, मूल्यों और नजरिए को भी बनाता है। यह प्रस्तुति बताएगी कि अच्छी प्रारंभिक बचपन शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, ताकि छोटे बच्चों को सीखने का एक अच्छा और प्रेरणादायक माहौल मिल सके। ठीक है, अब यदि बाल्यावस्था की 15 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, अब हमको पता है कि हमारे सामने जो कस्टमर है उसको ये चीजें उसकी है। ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब उसके अनुरूप हमें उसको सामान प्रस्तुत करना है, ताकि हमारा जो ये लेन देन है ज्ञान का, ये बहुत अच्छा सुचारू रूप से हो सके। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा हम प्रदान करेंगे, उसको हमें उसमें कौन कौन से ब्रांचेस रखने चाहिए, या किस किस पर हमें जोर देना है, तो वो 11 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आपके इस लेसन के सेकंड पार्ट में दी गई हैं। तो हमें बाल्यावस्था में जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसमें ध्यान रखना है कि शारीरिक विकास पर बल हो, भाषा विकास पर बल हो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण हो, खेलों की व्यवस्था हो, बाल केंद्रित विषय सामग्री हो, मानसिक विकास पर बल हो, सामाजिक गुणों का विकास हो, नैतिक शिक्षा हो, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि हो, रचनात्मक कार्य के अवसर हो, और संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी हम दें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं और आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक जस्ट हम देख लेते हैं। आपने समय सारिणी के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल सही। आप समय सारिणी ज्ञानशाला में हमारी कक्षाएं कौन कौन सी होती है वो आपने देखा है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो कक्षाएं हम ज्ञानशाला में लेते हैं, उन कक्षाओं का संबंध इसमें से कौन से पॉइंट से है। आप मेरे प्रश्न को समझिए।
जैसे मैंने शारीरिक, एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, शारीरिक विकास पर बल, ये हमारी ज्ञानशाला की समय सारिणी में कौन सी कक्षा के अंतर्गत ध्यान में रखा गया है, बताइए। चैट बॉक्स, अभी हम चैट बॉक्स यूज करेंगे। आसन, योगासन, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान इत्यादि। आप ठीक समझे? बराबर, आपने मेरे प्रश्न को सही तरीके से समझ लिया अर्थात। ठीक है। अब मुझे बताइए, भाषा विकास पर बल, इसके लिए हम कहाँ पर, हमारा कौन सा ऐसा सेशन है जहां पर हम भाषा विकास पर बल दे रहे हैं? सोचिए। कंठस्थ ज्ञान, कंठस्थ ज्ञान पर हम भाषा विकास पर उनका बल दे रहे हैं। बहुत बार एक प्रश्न, अभी इससे रिलेटेड एक प्रश्न मुझे याद आया, जो मुझे पूछा जाता है बार बार, कि आजकल के बच्चे सब अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम उन्हें अंग्रेजी में सिखा दें क्या? जैसे अभी भी किसी ने प्रश्न किया कि क्या हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं? देखिए, आजकल प्राय प्राय जो हमारी मेवाड़ी और मारवाड़ी भाषा थी, वो तो हम कहीं पर बहुत पीछे छोड़ आए। घरों में अब हिंदी बोली जाती है, या हिंदी भी पीछे रह गई है, इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है। तो सोचिए कितनी भाषाएं लुप्त हो जाएगी, जो इतनी सुंदर है, इतनी मीठी है। ठीक है। तो एक तो मौका है हमारे पास बच्चों में इस भाषा के लिए थोड़ा प्रेम, थोड़ा आकर्षण जागृत करने का। ठीक है। अच्छा है अब तक कि हम जो हमारे पाठ हैं, जैसे नमस्कार, महामंत्र या प्रतिक्रमण इत्यादि, उनकी भाषा हम बदलने पर अब तक उतारू नहीं हुए हैं। वो तो हम जिस भाषा में है उसी भाषा में रख रहे हैं, सिर्फ लिपि हम चेंज कर रहे हैं और उन बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके मन में नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं हम कोशिश करें कि इतनी अच्छी सुंदर भाषा है हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, क्यों नहीं हम इन्हें सीखें और इनका प्रयोग करें? तो बच्चा सीख लेता है, बहुत जल्दी सीखता है, और हम ही ये उनको कन्वीनियंस देते जाते हैं, कंफर्ट जोन में डालते जाते हैं, और फिर वह अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है। आप सिखाइए हिंदी में, थोड़ी मेहनत ज्यादा कीजिए, सब कुछ सीखेगा, क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत है और उनका अभी ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। ठीक है। तो हमारा भाषा विकास पर बल, ये हमारी ज्ञानशाला में हम ध्यान देते हैं कंठस्थ ज्ञान के समय। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण, कौन बताएगा? हमारे पास बच्चे 2 घंटे बैठते हैं, यही हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण है, क्योंकि हम बच्चों को समझते हैं और उस प्रकार से उन्हें पढ़ाते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन, यस, पार्ट ऑफ इट। खेलों की व्यवस्था, व्यक्तित्व विकास, बाल केंद्रित विषय सामग्री, यहाँ पर हम बहुत जने चूक जाते हैं। बुक में से सिर्फ पढ़ाना, ये बच्चों को इंटरेस्टिंग बहुत बार नहीं लग सकता है। उसे कुछ तरह से, कुछ बोर्ड का यूज करके, इत्यादि इत्यादि डिफरेंट टेक्निक से हम इसे उनके अनुसार, बाल केंद्रित विषय सामग्री, यस, स्टोरीज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, संस्कार ज्ञान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन संस्कार ज्ञान को मैं ज्यादा करके नैतिक शिक्षा के इसमें डालने का पसंद करूंगी। पजल्स, यस, परफेक्ट, एवरीबडी हैज अंडरस्टूड, अब मुझे आगे की कक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मानसिक विकास पर बल देते हैं हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप प्रतिक्रमण याद करवा रहे हैं। और आप देखिए एक बात और, ये बाल केंद्रित विषय सामग्री आपने प्राय देखी होगी, मैं ऐसा समझती हूँ। हमारी जो शिशु संस्कार बोध की पहले की पुस्तकें थी, कुछ समझ लीजिए 6 वर्ष पहले तक, हम जो 5 वर्ष पहले हम जो पुस्तकें यूज कर रहे थे, क्या वो बाल केंद्रित विषय सामग्री थी? यस और नो? क्या वो बच्चों के अनुसार विषय सामग्री थी, या आज जो शिशु संस्कार की बोध की पुस्तकें हैं वो बच्चों के अनुसार है? यस, दे वेर नो पिक्चर्स, दे वेर नॉट एक्साइटिंग, करेक्ट। एंड आज की पुस्तकें बच्चों को बहुत एक्साइट करती है। वो बच्चा खोल के उसकी पिक्चर्स देख के पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है।
ठीक है, तो ये भी बाल केंद्रित विषय सामग्री पर आधारित है। सामाजिक गुणों का विकास, हम बहुत सारे कोऑपरेटिव गेम्स करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं तो ग्रुप में सिखाते हैं, हम उनको सामूहिक कक्षा लेते हैं, ये सारे उनके सामाजिक गुणों का विकास है। नैतिक शिक्षा, संस्कार ज्ञान, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, हम जो उनको नए पाठ सिखाते हैं और उनके जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम समाहित करते हैं। ठीक है, रचनात्मक कार्य के अवसर, ये हमारे व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आ जाता है। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, ये हम प्राय हम जिस आधार पर इस पुस्तक में संचय प्रवृत्ति को बताया गया है उस आधार पर तो नहीं कह सकते, लेकिन यस, ज्ञान का संचय सिखाते हैं हम। बच्चों को मॉरल, नैतिक मूल्यों का संचय सिखाते हैं, और अपने अपने शारीरिक बल को किस तरह, शारीरिक मानसिक भावनात्मक बल को किस तरह सुदृढ़ बनाए, इनके तरीकों का संचय प्रवृत्ति हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यदि आप समग्र रूप से ज्ञानशाला को देखें, ज्ञानशाला को जाने, उसके सिलेबस को देखें, तो आपको ये प्रतीत होगा कि बाल्यावस्था की विशेषताओं को, सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इस शिक्षा प्रणाली का यहाँ पर समय सारिणी में देख लीजिए आप, पुस्तकों में देख लीजिए आप, ये सारी चीजें जो है ये सारी हमारी ज्ञानशाला में उपलब्ध है। सब कुछ बनाया गया है इसको ध्यान में रखकर, और हम है लिंक, इस चीज को यहां से लेना है और बच्चों तक प्रेषित करना है। हमें स्ट्रांग बनना है, इन सब चीजों को हम हमारे अध्ययन कला में इस तरह से बांधें, इस तरह से प्रस्तुत करें कि बच्चे देखकर ज्ञानशाला में अगली बार आने के लिए रोते हुए नहीं, हंसते हुए आए और उत्साह से आए, जिज्ञासा से आए। ठीक है, गुणों का संचय, बहुत अच्छा। तो अब मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है, अब क्विकली हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके चैप्टर में दिए हैं। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। शारीरिक विकास पर बल, बाल्यावस्था में शिक्षा की अवस्था इस ढंग से होनी चाहिए कि बालक बालिकाओं का समुचित शारीरिक विकास हो सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, निवास होता है। इसलिए बालकों के शारीरिक विकास की ओर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए, और इसलिए नियमित रूप से आसन, ध्यान, प्राणायाम के प्रयोग हमें करवाने चाहिए। विद्यालय में बालकों को शारीरिक विकास हेतु विभिन्न क्रियाकलापों जैसे खेलकूद, व्यायाम, योगाभ्यास आदि में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, और इस लक्ष्य पूर्ति हेतु सुबह की सभा में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को स्थान भी दिया जा सकता है। आप देखते हैं हमारी हमारी समय सारिणी, ज्ञानशाला की समय सारिणी में भी हमने इनको इंक्लूड किया है, और हम बच्चों को इस तरह की प्रेरणा दें कि वह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि सप्ताह भर इन का प्रयोग अपने अपने घरों पर करते रहें। सेकेंड है भाषा का विकास, एम्फोसिस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास पर बल। बाल्यकाल में बालकों के भाषा संबंधी विकास पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई भी कलोकियल लैंग्वेज नहीं बोले, कोई भी अपमानजनक शब्द उनके प्रयोग में ना आए। ठीक है, किसी को भी टूटती हुई बात न कहें, कठोर बात न कहें, उनकी टोन सही हो, ये सारी चीजें हमें ध्यान है। वो उचित शब्दों का प्रयोग करे। इस अवस्था में बालक किसी भी भाषा को बहुत आसानी से सीख सकता है, और ज्ञान, बालक में भाषा के ज्ञान को विकसित करने के लिए भाषा विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जा सकता है, जैसे वार्तालाप करना, समाचार पत्र पढ़ना, कहानियां सुनना, सुनाना, भाषण देना, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता। तो ये आपने देखा, आपस में बोलते हैं तो ध्यान रखिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। समाचार पत्र की जगह पे आप अपनी ज्ञानशालाओं में युवा दृष्टि है, या फिर आप कोई लेख लेके जा सकती हैं जो बच्चों के उपयोगी हो। प्रेक्षा ध्यान में अनेक ऐसे लेख भी आते हैं, प्रेक्षा ध्यान अपनी मासिक पत्रिकाओं में, या कभी कभी विज्ञप्ति में से आप कोई न्यूज उनको पढ़कर सुना दें, या किसी बच्चे को पढ़ के सुनाने को कहें। कहानियां, ये सब हम करते ही हैं। भाषण देना, कविता पाठ, वाद विवाद, ये हमारे व्यक्तित्व विकास का अंग बनते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण, बाल्यावस्था में बालकों के लिए विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को व्यवस्था करने के दौरान विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अनुपालना जानी चाहिए। बालकों में से प्रेम व सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, तथा किसी भी प्रकार के शारीरिक दंड व बल प्रयोग को
पूरी तरह से निषेधित समझिए आप। ये कभी नहीं करना चाहिए। कितना ही बालक आपकी बात न मान रहा हो, घर पर भी नहीं और कक्षाओं में भी नहीं। कठोर अनुशासन में न रखकर प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अरे तू तो हमेशा ही एब्सेंट रहता है, तू ये याद करके ही नहीं आया, हम कितनी बार एक ही बात को सिखाएंगे। ये सब एक सीमा तक सही है, लेकिन आप उससे थोड़ा सा अलग लेकर, इंस्टेड ऑफ ग्रुप में बोलने की बजाय अलग लेकर थोड़ा सा प्यार से समझाएं। वो उसके माता पिता से बात करें, उसकी कोई समस्या होगी उसे सुने, उसे कुछ परेशानियां हो रही होगी उस बात को जाने। थोड़ा सा सहानुभूति रखकर यदि हम बच्चों के साथ व्यवहार करेंगे तो वो अवश्य ज्ञानशाला आएंगे। बहुत बार हम इतने कठोर बन जाते हैं कि बच्चे को डर लगने लगता है उस टीचर से, और बच्चे बहुत बार कहते भी है कि मुझे उस टीचर की क्लास में नहीं बैठना है। ठीक है, तो हमें वैसे अध्यापक नहीं बनना है या वैसी अध्यापिका नहीं बनना है। खेलों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ गेम्स, वो भी बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित संसाधनों के साथ साथ उनकी अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके महत्व, खेल के महत्व को स्वीकारते हुए शिक्षा का इसे अभिन्न अंग भी मान बनाना चाहिए। खेल द्वारा बालक बहुत जटिल व कठिन सामग्री को भी सरलता, सहजता व शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। हम बहुत बार पजल्स इत्यादि चीजें हमारी अपनी अः कोई भी नया चैप्टर सिखाने में करते हैं। अतः बालकों की लिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वे खेलों द्वारा अधिक से अधिक नवीन ज्ञान को अर्जित कर सके। तो हाउ डू आई मेक माई चैप्टर प्लेफुल? ओके, तो थोड़ी उनकी चंचलता को भी पोष मिले और थोड़ी उनके अनुशासन में भी एक बैलेंस बना रहे। जोर जोर से हो हल्ला करना, ये वाली बात नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि खेल खेल के द्वारा सरलता से हम किसी चीज को अगर समझा सकते हैं, जैसे 25 गुण के तत्व होते हैं इत्यादि, उनको समझाने के लिए बहुत बार कठिनाई आती है। तो हम क्यों ना पिक्चर्स का यूज करें, क्यों ना चार्ट्स बना के यूज करें, क्यों ना बोर्ड का यूज करें। ठीक है, बाल केंद्रित विषय सामग्री, जो भी चीज हम ले, चाइल्ड सेंटर्ड सब्जेक्ट मैटर हो। ठीक है, और बहुत ध्यान रखकर हमारी शिशु संस्कार बोर्ड की पुस्तकें बनाई गई है। पाठ्य सामग्री उनकी रुचि व आवश्यकताओं के अनुरूप है, क्योंकि आप देखिए अभी गीत है, कहानियां हैं, जो अपने नारे हैं, इतनी अच्छी सामग्री दी गई है। पाठ्य सामग्री में छात्रों की रुचि के अनुसार अध्ययन सामग्री शामिल की जानी चाहिए। छात्रों को बनाए रखने के लिए पाठ्य सामग्री में विभिन्नता भी परिलक्षित होनी चाहिए। मानसिक विकास पर बल, ये तो आवश्यक है ही। उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बालक की विभिन्न मानसिक योग्यताओं जैसे कल्पना, स्मृति, चिंतन, तर्क शक्ति आदि का समुचित विकास हो सके। उसे घर तथा विद्यालय में तनाव मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। बालक को जितना स्वस्थ वातावरण प्रदान किया जाएगा, बालक का मानसिक विकास भी उतनी तेजी से होगा। तो इन सब चीजों को हमें प्रमोट करना है, जहां वो कल्पना कर सके, जहां वो याद कर सके, उसकी स्मृति का विकास हो, चिंतन कर सके, ये सही ये गलत, इस स्थिति में आप क्या करते, तर्क शक्ति, क्यों ऐसा करते, ठीक है, आदि का समुचित विकास हमें ध्यान रखना है। सामाजिक गुणों का विकास, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कर्क पैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण, कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन का काल माना है। इस व्यवस्था में बालकों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही की जानी चाहिए कि उसमें सामाजिक गुणों का अधिक से अधिक विकास हो सके। विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों जैसे सहनशीलता, सद्भावना, सहयोग, सहानुभूति आदि का अधिकतम विकास हो सके। एक बच्चा बहुत अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे उस चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूं इसलिए दूसरे सब मेरे से नीचे हैं, ये जो अहंकार की भावना है, ये हमें पनपने नहीं देनी है। हमें उनमें सहयोग प्रदान है, सद्भावना का विकास हमें करना चाहिए, और ऐसी क्रियाओं का भी आयोजन किया चाहिए जो इनके सामाजिक गुणों का, तो कुछ गेम्स हो, कुछ ऐसे ऐसी प्रतियोगिताएं हम रखें जहां पर वो टीम्स में काम करें। ठीक है, ताकि एक दूसरे को समझकर किस तरह से उनका यूज किया जा सके, ये हमें बच्चों को सिखाना है। नैतिक शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कार ज्ञान, ये पूरा जो सेशन है संस्कार ज्ञान का हमारे समय सारिणी में, वह नैतिक शिक्षा पर ही आधारित है। बहुत
अनिवार्य है उनको नैतिक शिक्षा प्रदान करना। बाल्यावस्था के दौरान छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास होने लगता है और बालकों में अनुशासन, ईमानदारी, सच्चाई आदि नैतिक गुणों के विकास के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। और कहानी ये बहुत ही अच्छा माध्यम है ऐसी शिक्षा देने का। अध्यापक द्वारा स्वयं को उनके समक्ष आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर हम कहते हैं बच्चों को समय पर आना है, तो हमें 10 मिनट पहले पहुंचना है, तभी हम बच्चों को कह सकते हैं कि समय का मूल्य कितना है। बच्चों को महान व्यक्तियों की जीवन गाथा व विभिन्न नैतिक कथाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जा सकती है और दी जाती भी है। जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, ये मैंने सबसे पहले भी कहा कि वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी जो रहती है, उनके जो प्रश्न होते हैं, हम उन्हें समाहित करें, उनको और प्रश्न पूछने का मौका दें। ठीक है, उनको दबाए नहीं, उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दबाए नहीं। तरह तरह की जानकारी वो प्राप्त करना चाहते हैं। शिक्षा के द्वारा बालकों की इस प्रवृत्ति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। अभिभावकों व अध्यापकों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह बालकों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का संयमता से उत्तर दे और उनके प्रश्नों को उचित दिशा प्रदान करें। उनके प्रश्नों को उत्तर देते वक्त अध्यापकों या अभिभावकों को इरिटेट नहीं होना चाहिए। क्या बार बार प्रश्न पूछता है, हर बार कक्षा में बीच में तुम प्रश्न पूछते हो, ये नहीं है, ये एक सही बिहेवियर नहीं है। हमें बहुत शांति से, बहुत ही संयम से प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ठीक है। रचनात्मक कार्य के अवसर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बालकों को कुछ मॉडल्स बनाने का कार्य दे सकती हैं। आप अलग अलग तरह के बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की प्रतियोगिताएं इत्यादि इत्यादि रचनात्मक दृष्टिकोण का उनको उनके रचनात्मक दृष्टिकोण को अच्छी ऊर्जा मिले, इसके लिए आप अनेक प्रतियोगिताएं भी करवा सकती हैं। संचय प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, ये मैंने कहा, देशभक्तों की तस्वीरें या हमारे आचार्यों की तस्वीरें हो सकती है। ऐसे सिक्कों को जमा करें जहां पर हमारे आचार्यों के फोटोज हैं। डाक टिकटों पर भी हमारे आचार्यों के फोटोज है। इस तरह के संग्रह भी वो हमारे ज्ञानशालाओं के अंतर्गत कार्य में कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी, किस तरह से हमने जो बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ी, वो हम किस तरह से हमारे शिक्षण प्रणाली में उन विशेषताओं को ध्यान में रखकर हमारे अध्यापन की प्रणाली को किस तरह से मोड़ दे। ठीक है। तो शारीरिक गतिविधियों पर जोर दे, पोषण वातावरण दे जहां पर उनके मानसिक वगैरह सारी चीजें उन्हें प्राप्त हो, सारी चीजों का पोषण प्राप्त हो। वृद्धि और विकास की निगरानी रखें, संतुलित पोषण करें, पोषण प्रदान करें। शिक्षक सुबह की सभाओं में शारीरिक गतिविधियों को एकीकृत कर सकते हैं। हम भी हमारे जो सामूहिक कक्षा है उसमें शारीरिक गतिविधियों को, जैसे परीक्षा ध्यान, आसन, प्राणायाम इत्यादि प्रयोगों का हमने हमारे समय सारणी में ही एकीकृत किया हुआ है। एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग की नींव है, तो इसलिए व्यायाम इत्यादि भी उन्हें उसका महत्व बनाना है। भाषा विकास के लिए समृद्ध भाषा वातावरण का अनुभव, बच्चों को विविध शब्दावली, आप देखेंगे हमारी बुक्स में भी डिफिकल्ट वर्ड्स और उसके मीनिंग दिए गए हैं। जटिल वाक्य संरचना और सार्थक वार्तालाप सुनने और उससे जुड़ने के अवसर प्रदान करें। इंटरैक्टिव कहानी सुनाना और पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। भाषण प्रतियोगिताएं जहां वो बच्चा स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करे। ध्वन्यात्मक जागरूकता गतिविधियां, जैसे कोई वीडियो सुना दिया या वीडियो बता दिया और फिर बच्चों को अपनी प्रस्तुति दे, उन्होंने क्या सीखा। विविध भाषा आधारित खेल भी आप करवा सकते हैं। भाषा प्रवीणता को बढ़ाना, पठन और समझ, मौखिक संचार और अभिव्यंजक कलाएं जैसे कविता पाठ या नाटकीय नाटक रूप में अपनी अभिव्यक्ति देना। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में पोषण और समर्थन आवश्यक है। अनुभवात्मक शिक्षा देना जरूरी है। मूलभूत प्रेरणा, मचान अर्थात उचित स्तर का मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करे। नए कौशल समझ को विकसित होने के साथ साथ चुनौतियों को भी धीरे धीरे बढ़ाएं। एक लेवल नहीं हो सकता सभी बच्चों के लिए। अगर आप 6 साल के बच्चे के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सेम एक्टिविटी आपके 14 साल के बच्चे के लिए वो शायद उपयुक्त ना हो, शायद उपयुक्त ना हो। तो आपको देखना होगा कि आपने जो एक्टिविटी डिसाइड की है वो कौन से एज ग्रुप के लिए, क्योंकि लेवल सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ा दीजिए। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन, सौम्य अनुशासन, बाल केंद्रित फोकस और पोषण का माहौल। मानसिक योग्यता का विकास करना, कल्पना, समालोचनात्मक सोच होनी चाहिए, स्मृति का विकास और तार्किक विचार का
भी उसमें बच्चों में विकास होना चाहिए। सामाजिक कौशल का विकास करें, सहानुभूति विकसित करें, नैतिक मूल्यों को स्थापित करें और समावेशी वातावरण बनाना। ये सारे वही पॉइंट्स है, एक बार पुनः पुनः रिपीट कर रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमारे अंदर बैठ जाए। सहनशीलता, सहयोग और सहानुभूति, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट गुण्स हैं। जिज्ञासा और रचनात्मकता, सहज जिज्ञासा का उपयोग करें, व्यावहारिक कार्य करें, खुले अंत वाला अन्वेषण, मतलब लेट इट बी ओपन एंडेड, ये ऐसा है ऐसा ही रहेगा, ऐसा आगे कुछ हो सकता है। बहुत सी चीजें हैं, जैसे अभी जब तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया था तब तक हम उसे नहीं मानते थे, अब साइंस भी उन चीजों को डिस्कवर करने लगा है। तो खुले अंत वाला अन्वेषण, विविध रचनात्मक आउटलेट्स हो, बच्चों को अपनी बात को रखने का मौका दिया जाए, स्वाभाविक जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा वातावरण तैयार करे जो उनकी खोज, अन्वेषण और सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करे। जिज्ञासा को संतुष्ट करना सीखें, रचनात्मकता को बढ़ावा दें अपनी अपनी शिक्षण विधाओं में, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो हमारा ऑलरेडी है, एकीकृत शिक्षा हो, सहयोगात्मक दृष्टिकोण हो, अनुभवात्मक शिक्षा हो, लचीला और अनुकूलनीयता हो, अडेप्टेबिलिटी हम भी रहे। ऐसा नहीं कि अब नई पुस्तकें आ गई है, इतनी बड़ी पुस्तकें हैं, कैसे पोर्शन कंप्लीट करेंगे, बच्चे आते नहीं हैं, ये बहुत सी समस्याएं हैं। हम पहले ही एक नेगेटिव थॉट से शुरू करते हैं, सब कुछ बच्चों को भी कहते हैं बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत बड़ी पुस्तक है, अब वो भी उसके दिमाग में बैठ जाता है बहुत बड़ी पुस्तक है। ठीक है, उससे अच्छा क्यों नहीं कहें कि चलो अब हम शुरुआत करते हैं, बड़ी पुस्तक छोटी पुस्तक क्या होती है, पाठ तो उतने ही है, वही चीजें जो हम पहले सिखाते थे, प्रतिक्रमण एक एडिशनल है, और बच्चा अब जो सीख जाएगा वो जीवन भर उसके पास रहेगा। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ये आजीवन सीखने की नींव है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा आजीवन सीखने और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है, इसे प्लीज आप समझ लीजिए और अपने गांठ बांध लीजिए। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके हम एक ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार कर सकते हैं जो उनके समग्र विकास में सहायक हो और उन्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार करे। विकास का समग्र दृष्टिकोण उन्हें हम प्रस्तुत करें। बाल्यावस्था में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्रणाली को उचित रूप से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास, वेरी इंपॉर्टेंट, समुचित ढंग से हो सके। खेल अनुसंधान का उच्चतम रूप है, ये हम जानते हैं, और इसलिए हमारी शिक्षा, हमारे टीचिंग टेक्निक्स में हम इसको बहुत बार अपनाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, ये सारी चीजें जो हमने कही, और मेजरली हम इन पॉइंट्स को रख सकते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, रचनात्मक गतिविधियां और नैतिक शिक्षा। ठीक है, और अंत में समराइज करने के लिए ये जो आपके पाठ का लास्ट पैराग्राफ है, बाल्यावस्था शैशवावस्था किशोरावस्था के बीच की अवस्था है। सामान्यतः 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस अवस्था में बालक विभिन्न कार्यों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता है। बालक को समाज के रीति रिवाजों व परंपराओं का ज्ञान होने लगता है। जब साधु साध्वी दिखे तो कैसे वंदना करनी है, ठीक है, ये सारे संस्कार वो अपने आप देख देख कर सीखता जाता है। थोड़ा बहुत सिखाना, थोड़ा बहुत उसको तराशना पड़ता है, बट अदरवाइज वो देख देख के सीख लेता है। बालक को समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का ज्ञान होने लगता है। वह स्वयं को समाज के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। शैक्षिक दृष्टि से इस अवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बालक की औपचारिक शिक्षा, जब हम कहते हैं वो स्कूल में जाता है, तो ये एज वेरी इंपॉर्टेंट है, से औपचारिक शिक्षा इसी अवस्था से प्रारंभ होती है। इसलिए बाल्यावस्था के दौरान बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए, और इसीलिए ज्ञानशाला, जहां पर नैतिक मूल्य, संस्कार पर भर दिया जाता है, ये इस बाल्यावस्था, ये एज ग्रुप इसलिए चूज किया गया है। बालक के शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि के उच्चतम विकास हेतु शिक्षा प्रणाली को उचित रूप से व्यवस्थित करना चाहिए।
बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी बल देना चाहिए। विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए। और अतः बाल्यावस्था के दौरान बालकों की विभिन्न विशेषताओं के अनुरूप, झालं नाहीये, थोडा वेळ आहे अजून, झालं नाही जेवण, दौरान बालकों की विभिन्न विशेषताओं के अनुरूप ही शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, और जो हमारी ज्ञानशालाओं में बहुत अच्छे से, बहुत ही ढंग से किया गया है। तो इसके साथ ही हम इस क्लास के अंत तक पहुंचते हैं, और आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बीच बीच में अपने आंसर्स के साथ ये बताया कि आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आशा करती हूँ कि आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी अपनी शिक्षण विधा को बहुत अच्छे से तराशेंगे, और बच्चों ज्ञानशालाओं में बच्चों की संख्या वृद्धि और क्वालिटी पर भी आप ध्यान देंगे। ओम अरहम। अब हम खोलते हैं, किसी भी कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नों को ले सकते हैं। जिनको भी प्रश्न है वो अपने हैंड रेस कर दे। जी, मैंने ये इस प्रश्न का उत्तर दिया है प्रेक्षा जी, कि आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि भाषा का विकास हो तो हम थोड़ा प्रयत्न कर लें, हिंदी में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, अगर हो सकता है तो। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें प्लीज। कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप हैंड रेस कर सकती हैं। हाँ जी, हाँ, प्रियंका जी। प्रियंका जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। जय जैन आंटी, प्रणाम। प्रियंका बोल जय रही हूँ, जिनेन्द्र। हाँ छत्रपति जी। संभाजी नगर से। मैं हाँ पूछ रही जी, थी, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? पूरे 15 पॉइंट्स लिखने लगाएंगे या कोई 2 पॉइंट्स लिखने लगाएंगे? कैसा प्रश्न 5 पूछा मार्क का जाएगा? प्रश्न है। अगर आप टीचर होते, 5 मार्क के प्रश्न के लिए कितने पॉइंट्स पूछते, बताइए। आपको यदि पेपर सेट करना है और 1 या 2 या 3 या 15 पॉइंट्स पे आप 5 मार्क्स लेंगे, आप बताइए, बताइए प्रियंका जी। यदि आप आप म्यूट पेपर हो सेट प्रियंका जी, करें। आप अनम्यूट कीजिए वापस, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, हाँ, मैं हाँ प्रियंका जी, एक एक पॉइंट्स पूछ सकते हैं। 1 मार्क का 1 पॉइंट पूछ सकते हैं, चलिए उतना ही पूछेंगे। ठीक है, तो पूरे 15 नहीं लिखने होंगे आपको। आपने कहा ना कम से कम 5 पूछ सकते हैं, मैं तो सोचती हूँ 3 ही पूछेंगे, क्योंकि आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देना है ना। हाँ, तो डिस्क्रिप्शन ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट देके उसका ही डिस्क्रिप्शन पूछेंगे या कोई भी 2 बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल। आपके हिसाब से? वो वो आप थोड़ा सा तो हमें भी लिबर्टी दीजिए। जो भी प्रकोष्ठ में पेपर सेट करता है वो अपने अनुसार प्रश्न देगा, तो आपको तो 15 के 15 पढ़ने हैं। आप अभी से ऐसा मत सोचिए कि मुझे सिर्फ 5 पूछेंगे तो चलिए मैं 5 याद कर लूंगी, बाकी के मैं पढ़ूंगी ही नहीं। ये ऐसा मानसिकता जो है, सोचिए अगर ये बच्चे भी फॉलो करने लग जाएंगे तो क्या होगा हमारे शिशु संस्कार बोर्ड का। नहीं नहीं, मेरा ऐसा बोलना था कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 2 मार्क के रहा तो कैसे पूछा जाएगा? मेरा ये नहीं कंसर्न नहीं नहीं कि नहीं बच्चों को तो सिलेबस पूरा ही है, नहीं तब नहीं नहीं वैसे ही नहीं, मैंने होता है। वही कहा कि आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें 5 से, ये मैंने शुरुआत में कहा था कि इस विषय में से आपको 5 या 7-8 मार्क तक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो वो 3 मार्क के हो सकते हैं, 5 मार्क के हो सकते हैं, 1 मार्क का भी प्रश्न हो सकता है। ठीक है, 5 मार्क से अधिक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इतना मतलब पहले के पेपर्स देख के इतना मैं शायद अंदाज लगा सकती हूँ। लेकिन प्राय प्राय मैंने जो देखा है कि लोग इस चैप्टर को ऑप्शन में डाल देते हैं कि चलिए इतने ही मार्क्स से कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई की तो भी चलेगा। लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत इजी वाला प्रश्न है, इजी वाला पोर्शन है। इसमें आपको कुछ अधिक मेहनत नहीं करनी है। 1 बार 2 बार भी अगर आप पढ़ लें। मैंने कौन सी बुक से पढ़ाया, जो आपको पीडीएफ भेजा गया है उसमें लास्ट में ये पार्ट है, कुसुम जी। आपको एक आपके ग्रुप पर पीडीएफ आया है। नीता जी, मैंने कहा 5 to 8 मार्क्स तक का इसमें रह सकता है, प्राय उतना मार्क्स का ही पूछा जाता है।
मैंने जो पढ़ाया है वो आपकी पुस्तक में से ही पढ़ाया है। आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसमें ये चैप्टर दिया गया है। पहले के पेपर्स आपके ग्रुप में हैं, आप ढूंढिए और लीजिए। क्लास की शुरुआत में ही पेपर्स भेज दिए गए हैं। एक प्रेक्षा जी समदरिया। एक हाँ, सीमा नेहा जी जी चोपड़ा मेहता। का। हाँ जी। हाँ जी, हाँ, कहिए। सीमा जी चोपड़ा का हैंड रेस है, अनम्यूट किया उनको। हाँ, कहिए सीमा जी। सीमा जी आप अनम्यूट हैं, बोलिए। सीमा जी। नेहा जी प्रैक्टिकल मेहता। शिविर में आपको ओके पोर्शन सर। भेज दिया जाएगा। अभी आप फिलहाल थियरी की तैयारी कीजिए। प्रैक्टिकल शिविर का पोर्शन आपको भेज दिया जाएगा। शायद आप आपके आंचलिक संयोजकों से भी पूछ सकते हैं। पहले जय के जिन पेपर्स पर्सनली कोई भेज सकता है मनीषा जी बोराना को। हाँ जी सीमा जी, कहिए। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। ये जानना था शारीरिक व मानसिक विकास की मंद गति। तो ये जो हम्म, बाल्यावस्था रहती है उसमें तो उनकी विकास की तीव्र गति मतलब ज्यादा वो लोग मंद क्यों हो गई? इतनी इतनी तीव्र नहीं होती है जितनी आप अगर शैशवावस्था देखते हैं तो आप हम्म। देखेंगे कि मतलब कितनी फास्ट डेवलपमेंट है। ठीक है। हम्म। जबकि यहाँ पर ये जो एज ग्रुप है 6 to 12 years, इसमें इतनी जल्दी से विकास नहीं होता है। विकास तो होता ही है, विकास तो हो ही रहा है शारीरिक स्तर पर, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता है। और आप जब देखेंगे 12 साल के बाद जब बच्चा 9th या 10th में आता है, सडनली उसके हाइट बढ़ जाती है बहुत। ठीक है। हम्म। तो वो ये जो शारीरिक विकास का है ना, वो स्पैन, वो ये बाल्यावस्था में थोड़ा मंद रहता है एज कंपेयर टू दी अदर टू एक्सट्रीम्स। यहाँ पर मानसिक ये का कहना क्यों है। मन? मानसिक। मानसिक में भी अगर आप देखेंगे उसकी तर्क शक्ति इत्यादि ये इतनी डेवलप नहीं रहती है। शैशवावस्था में तो चलिए डेवलप ही नहीं होती है इतनी, पर एज कंपेयर्ड जब वो युवा होता है तो वो डेफिनेटली अपने आप को काउंटर एक्ट कर सकता है। सभी में इतनी तर्क शक्ति बुलंद नहीं होती है या स्मृति इतनी बुलंद नहीं होती है। ठीक है। नहीं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना बच्चे तो छोटे रहते हैं तो जल्दी सब याद कर लेते हैं मतलब याद करते हैं तो उस मैं वही हिसाब बोल रही से। हूँ कि स्मृति मतलब, इफ यू से अगर हम 12 साल के बाद की उम्र लेते हैं जब वो 9th 10th की एग्जाम देते हैं या जब वो बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, तो आप बताइए मुझे कि वो अधिक याद रख रहे हैं की क्षमता रख रहे हैं, या आप अगर 6 साल के बच्चे को सीए का कोर्स देंगी तो वो याद कर पाएगा? नहीं, वो तो नहीं कर है ना। पाएगा। तो वो मतलब उसके मानसिक विकास की क्षमता अलग है ना। उस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। हाँ जी। निकिता जी। मैम मुझे पूछना था कि विज्ञा में 100 मार्क्स का, विज्ञा ओरल 100 मार्क्स का, शिविर 100 मार्क्स का होता है मैम? हाँ, ओके, शिविर थैंक यू। मतलब क्या, शिविर का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स। शिविर का कोई मार्क्स नहीं है। शिविर के बाद जो एग्जाम होता है शिविर के बेस पर, उसके 100 मार्क्स है। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। विज्ञा के यस। एग्जाम में मैम यही सब ओरल पूछते हैं? ये सब नहीं है, ये सब ऐसे का ऐसा नहीं है। विज्ञा में कुछ और भी है, पर उसका प्राय अलग से प्राय पोर्शन है? ओवरलैप है। हाँ जी, उसका थोड़ा पोर्शन अलग है जो आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू मैम। हाँ जी। प्रिया जी जैन। एक एक पॉइंट था मैम। जय जिनेन्द्र, मैं प्रिया बोल रही हूँ हाँ जी। गुवाहाटी से। हाँ इसमें जी। अपने 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 जब एक्सप्लेन कर रहे, मतलब कि एजुकेशन दे रहे अपने बच्चों को, उच्चारण पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उच्चारण पे तो काम कर रहे हैं, और एक एक होता है वॉइस, स्टाइल ऑफ स्पीच। जैसे कि आ दिस, मतलब एक साउंड के साथ में एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हुए, तो वो वाला पॉइंट अपन, मतलब एक ये भी वो अपने उच्चारण में ही आप अगर देखोगे तो अपने उच्चारण में भी हम अगर गुरुदेव जब मंगल पाठ सुनाते हैं और नमस्कार महामंत्र बोलते हैं, तो हम देखते हैं गुरुदेव जिस तरह से पदों को बोलते हैं, उनका उच्चारण होता है, उसमें एक अलग ही वाइब्रेशनल एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो उच्चारण इतना शुद्ध होता है। और आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से, मैं जितना समझ रही हूँ, आप बात कर रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन का, हाँ हाँ वॉइस बिल्कुल मॉड्यूलेशन का। यस बराबर। यस तो यस। वो हम कहाँ विकसित कर रहे हैं, जब हम भाषण प्रतियोगिताएं रखते हैं,
बच्चा किस तरह से अपने बात को पॉज करके बोलता है, कहाँ पर ब्रेक लेता है, कहाँ पर कंटिन्यूअस बोलता है, किस तरह से बोलता है, जहां पर ज्यादा अधिक जोर देना है वहां पर जोर दे रहा है या नहीं। ये सारी चीजें उसके भाषण प्रतियोगिता इत्यादि जहां जहां हम उसको बोलने का मौका देंगे, हम उसके इस बात के विकास पर भी ध्यान दिया जा सकता है। तो इसी उच्चारण वाले में ही इसको हम इन्वॉल्व कर। यस यस, इसको हम ऐड कर सकते हैं उच्चारण वाले में भी। हाँ जी। थैंक यू, बस यही क्वेश्चन। हाँ जी। ओजल जी। हाँ ओजल जी, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला या नहीं? हाँ, मतलब जो मैंने समझा है मैं एक बार आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ जी। जैसे बाद में ये सारी जो चीजें हुई, जैसे योगासन से शुरू हुआ, जो भी है भाषा, शारीरिक जो प्रयोग होते हैं, जो हम पजल्स लेते हैं, बुक से सिखाते हैं, जो संस्कार देते हैं बाय थ्रू बुक्स, उससे जो हम हर एज के बच्चों को जितने लेवल का सिखाते हैं, शायद वो 15 पॉइंट से कि हम उनको वैसे ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मुझे समझा है। जी बिल्कुल। और ये मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो पुस्तक लिखने वाले ऑथर है, ये जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है ना, उसको ध्यान में रख कर लिखी गई है। लेकिन किस तरह ये प्रिंसिपल्स हमारे ज्ञानशाला के एजुकेशन में भी हम देख सकते हैं या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इनका ध्यान रख सकते हैं। इसलिए आप 100% अगर इनको उठाकर अगर ज्ञानशाला के एजुकेशन में ऐसे के ऐसे डालना चाहेंगे तो वो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी एक चीज में। सिर्फ ये आप ध्यान रखिए कि ये फॉर्मल एजुकेशन से लिखे हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में अगर ऐसा होता है तो क्या इसमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल्स, मैक्सिमम प्रिंसिपल्स हमारी ज्ञानशालाओं में भी हम ध्यान रख पा रहे हैं या नहीं। ओके ओके, थैंक यू आंटी। नेक्स्ट मनीषा जी। जय जिनेंद्र आंटी, मैं मनीषा छाजेड़ कोलकाता से बोल रही हूँ। हाँ जी, जय जी। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम जो बोले कि सामाजिक गुणों का विकास, तो मैं दोनों में डिफरेंस करूँ, नैतिक शिक्षा और सामाजिक गुणों का विकास, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करूंगी मैं? नैतिक गुणों के विकास में आपका इंटरनल पर्सनल चॉइस है। जैसे चोरी नहीं करना, ये मेरा नैतिक मूल्य है, ठीक है। समाज भी उस चीज को अप्रिशिएट करे, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस है कि चोरी करना या नहीं करना, और करने से क्या डिसएडवांटेज, नहीं करने से क्या एडवांटेज, ठीक है। ये समझकर जो मूल्य मेरे में संस्कार बन गया, वो हो गया मेरा नैतिक मूल्य, ठीक है। सामाजिक, इसमें मैं आपके साथ किस तरह से बात कर रही हूँ, मेरा इंटरेक्शन कैसा है। मैं ऐसे नहीं कि अब मुझे मतलब आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं आपसे मतलब मैं जोर से बोलूं या इस तरह से बात करूं कि सामने वाले की बात ही ना सुनूं, एक तरह का रूढ़ व्यवहार करना। ये सारी जो चीजें हैं, ये हो गया हमारा सामाजिक इसमें हम किस तरह से बच्चों को डेवलप करें। तो आपस में बात करना, आपस के साथ में रहना, कि भाई कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख गया, लेकिन ये भी उसको समझना चाहिए कि सब मेरे जैसे नहीं है, उनको थोड़ा समय लग सकता है, तो क्यों नहीं मैं भी उसमें हेल्प करूं। तो ये जो चीजें जो हमारी ज्ञानशाला के अनुरूप, मैंने ऑलरेडी एक बार बताया है कि ये फॉर्मल एजुकेशन के हिसाब से लिखा गया है चैप्टर। हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि हम ज्ञानशाला में बहुत से प्रिंसिपल्स तो आपने इजीली कोरिलेट कर लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब सामाजिक में देखिए, हमारी कक्षा समय सारिणी में भी आपने देखा होगा, एक भाग है जो सामूहिक में करना है, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ रहना भी सीखे, ठीक है। अगर जगह कम है तो किस तरह से एडजस्ट करना है आसन करते समय, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी चीजें डेवलप हो। माने सामाजिक समूह में और नैतिक व्यक्तिगत जो हमारा इंटरनल। यस 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 यस, उसमें डिसिप्लिन आ गया, उसमें मॉरल वैल्यू में आप कह लीजिए ऑनेस्टी आ गई, ईमानदारी आ गई, ये सारी चीजें नैतिक है। मतलब मेरे लिए पर्सनल है, पर्सनल लेवल पे मैं किस तरह से बिहेव करती हूँ। धन्यवाद। मिथ्या परिपक्वता, मतलब बच्चा आप देखेंगे कि बहुत मेच्योर्ड कभी कभी फील करवाता है,
कि आई नो दिस, आई नो दैट, आई कैन, आई एम, मैं ये सब समझता हूँ, ठीक है। कोई कभी कभी परिस्थितियों वश भी बच्चा अधिक परिपक्व, पहले अपने एज से पहले परिपक्व बन जाता है, लेकिन बहुत बार बाल्यावस्था में वह मिथ्या परिपक्वता को उजागर करता है, ठीक है। एक्चुअल परिपक्वता हेलो। आएगी जब वह 12 के बाद, जब वह नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, तब थोड़ी थोड़ी उसकी तार्किक शक्ति बढ़ती है। वह डिसाइड कर सकता है किसके साथ किस तरह से व्यवहार करना, कौन सा व्यवहार उचित है समाज में, कौन सा व्यवहार उचित नहीं है। तो ये एक्चुअल परिपक्वता तो तब आती है। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट ने इस बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है। नेहा जी मेहता, ये हेलो। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। हेलो। हाँ जी। सीमा जी। जय जिनेन्द्र। हाँ सीमा जी, शैक्षिक जय जय। दृष्टि से बाल्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इस कथन को उचित सिद्ध करे। तो अलग मतलब मेन पॉइंट्स लिखना है कि उसके साथ एक्सप्लेन भी करना है। आप एक बार प्रश्न, मुझे आपकी आवाज बीच में कट हो गई थी, एक बार वापस प्रश्न पढ़ेंगे प्लीज। शैक्षणिक दृष्टि से बाल्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इस कथन को उचित सिद्ध करे। तो मतलब मेन हाँ पॉइंट्स लिखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारी विशेषताएं हैं उसमें से थोड़ी विशेषताओं को आप उजागर कर दीजिए। एक्सप्लेन नहीं करे तो भी चलेगा ना, 5 मार्क्स एक्सप्लेन, का हो। एक्सप्लेन मेन करना है, एक्सप्लेन करना है। आप एकाध करना है क्या? ओके ओके। क्वालिटीज आप लिस्ट कर दीजिए जितनी आपको याद रहे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एटलीस्ट एक एक लाइन आप उनके बारे में लिख दीजिए। दैट इज अ कंप्लीट आंसर, ओके ओके ओके। ठीक है। थैंक यू। अच्छा, आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज टेंशन ना लें। एग्जाम के पेपर्स इतने सिंपल होते हैं, और आपके पास तो आपकी प्रिपरेटरी क्लासेस अब समाप्त होने पर है। आपके पास समय है, अच्छा खासा समय है, आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। हैंड्रिस तो डन है आंटी। ठीक है, नेहा जी का तो एक वापस अभी हुआ है हाँ हैंड्रिस। जी, हाँ हाँ नेहा जी कहिए। जय जिनेन्द्र आंटी, आपको जय दोबारा जिनेन्द्र। परेशान किया। ये शिविर नहीं नहीं, रहेंगे कोई ना? बात नहीं। शिविर रहेंगे हाँ, ना जब 4 दिन, तो शिविर में हाँ शिविर के साथ ही एग्जाम हो जाएगी कि शिविर में पढ़ाई करवाएंगे, वापस ओरल अलग होगा? ओरल अलग होगा। शिविर 3 दिन का ही है अब से, और 3 दिन के शिविर के बाद आपको 1 हफ्ते का समय मिलेगा, प्राय प्राय 1 हफ्ता साधारण रूप से। और उसके हम्म। बाद आपके अलग अलग ग्रुप्स में एग्जाम होंगी। अच्छा, ऐसे रहता है। हाँ जी, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी। चलिए, तो गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ज्ञानशाला प्रकोष्ठ जिसने मुझे ये अवसर दिया आप सबसे रूबरू होने का, उनके प्रति भी आभार। आज हमारी जूम मीटिंग का पूरा संचालन करने के लिए श्रेया जी उपस्थित है, प्रमिला जी भी उपस्थित थी, शायद थोड़ी देर पहले मैंने देखा था। तो आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी श्रोतागण जिन्होंने इतने धैर्य से मुझे सुना, कोई भी त्रुटि रह गई हो, कुछ बात कहने में आगे पीछे कह दिया हो, तो आप सभी से पुनः हाथ जोड़ बारंबार क्षमा कामना। ओम अरहम, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम अरहम। कृतज्ञोत्स में आंटी, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स में गुरुदेव के आभारी है। हम आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोत्स में हम सब आपके आभारी हैं। बहुत अच्छे से समझ में आता है आंटी, सरल भाषा में और एग्जाम्पल्स के साथ में। और सभी के प्रति साधुवाद, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की मीटिंग फिर यहीं संपन्न करते हैं हम। मैंने होमवर्क दिया था, अब मुझे